स्टूडेंट वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में मैं आपको एसओ एग्जाम जो होने वाला है आरपीएससी के तहत स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करूंगी, जिसके आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे मिले हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले कोई भी सिलेबस हो उसको ये समझना जरूरी है कि उसमें डिटेल में कितना पढ़ना है, कौन कौन से पोर्शंस हैं जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान के बाद पार्ट बी में जितना भी पोर्शन है वो सारे पोर्शन जो है आपको काफी डीप सिलेबस है। ये स्टैट का और इकोनोमेट्रिक्स का, सांख्यिकी भी आपको काफी डिटेल में पढ़ना है और इकोनोमेट्रिक्स भी आपको काफी डिटेल में दिया हुआ है। सांख्यिकी के जो बेसिक्स है सिलेबस में 10+2 के लेवल से लेकर के आपको ग्रेजुएशन के लेवल तक का सिलेबस दिया है और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सिलेबस दिया है। देखो इसमें कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा वगैरह जो दिया हुआ है आपको, बहुत ही ये मैं कहूंगी काफी सिंपल है, लेकिन इसके साथ ही साथ स्टूडेंट आपको इकोनोमेट्रिक्स का पोर्शन वो काफी डिटेल में करना है। तो मैं आपको अभी के क्लास में ये बताऊंगी किस तरीके से इसको आपको तैयार करना है। तो स्टूडेंट लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव एंड स्टूडेंट मेरे द्वारा यूजीसी नेट, ग्रेड 1 आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी इन सभी के लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी कराई जाती है। और अभी मेरे पास स्टूडेंट ग्रेड 1 की क्लासेस चल रही हैं, यूजीसी नेट की क्लासेस चल रही हैं और इसके साथ ही बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, जिसके लिए मेरा नंबर है 7891851566। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें आपको 10+2 के सिलेबस से सांख्यिकी शुरू किया है, जिसमें कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन, किस तरीके से आंकड़ों का समंक का चयन कैसे करना है, प्रस्तुतिकरण कैसे करनी है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपली आपको यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट आपको डायग्राम में किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, यहाँ तक बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। इसके बाद केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब होता है कि जब आंकड़ों को आप प्लॉट करते हो, आंकड़ों को प्लॉट करने के बाद उन आंकड़ों से किस तरीके से आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करनी होती है, जैसे माध्य निकालना, माध्यिका, बहुलक। ये तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर दिया है। माध्य, माध्यिका, बहुलक के बाद हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन सभी में मैं आपको ये बताऊंगी कि सांख्यिकी में मैथ के साथ साथ कॉन्सेप्ट पर भी अपनी पकड़ रखिए। कॉन्सेप्ट मतलब जैसे प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान रखना प्रॉपर्टी क्या है और एप्लीकेशन क्या है, माध्य, माध्यिका, बहुलक के गुण और अवगुण क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है और उसको हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं, इस पर आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सेकेंड पोर्शन में आ जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अपकिरण की माप। आंकड़े जो अपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट से दूर जाते हैं, जिसको हम अपकिरण कहते हैं, अपकिरण की माप के रूप में आपको रेंज, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, ये सारी आपको पढ़ने हैं। इसमें भी मैं आपको बोलूंगी कि गुण और अवगुण पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। प्रमाप विचलन की माप हम कैसे करते हैं और किन किन स्थितियों में प्रमाप विचलन की माप जरूरी है, ठीक है। माध्य विचलन को आप माध्य, माध्यिका, बहुलक से निकाल सकते हो, प्रमाप विचलन केवल माध्य से निकलता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, इस सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद मूवमेंट, फैक्टोरियल मूवमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। मूवमेंट, स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या है कि कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो वो हमें देखना पड़ता है कि सममित है या असममित है। तो यहाँ पर स्क्यूनेस और कर्टोसिस से हमें पता चलता है कि विषमता है या नहीं। तो ये सारा यहाँ तक का जो सिलेबस है आपका, ये बहुत ही इजी है। और इसके लिए मैं आपको बोलूंगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक बुक चलती है नागर की बुक, आप इसके लिए पढ़ सकते हो। मैं पहला बुक आपको इसके लिए बताऊंगी। नागर की बुक आती है सांख्यिकी के मूल तत्व। अगर इस बुक से आप पढ़ते हो तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है और ये सारा कवर कर लेगी। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन भी सिंपल चैप्टर है स्टूडेंट, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। खासकर इसके जो भी इसके फॉर्मूलाज है उसको ध्यान रखिएगा। प्रतीपगमन और सहसंबंध, तो सहसंबंध गुणांक जो है वो एक आधार देता है प्रतीपगमन गुणांक के विश्लेषण के लिए,
ठीक है, पहले हम सहसंबंध गुणांक देखते हैं। इनफैक्ट सहसंबंध गुणांक बहुत इजी है। मेन आपको प्रतिगमन गुणांक होता है जिसके बेसिस पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का पता लगाते हैं। तो इन दोनों का भी कवरेज आपको नागर की बुक में अच्छे से दिया हुआ है। और प्रोबेबिलिटी, तो देखिए यहाँ तक का सिलेबस जो है बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, बहुत ही इजी है। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता में भी आपको रैंडम वेरिएबल क्या है, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है बेस थ्योरम तक। फिर आ जाता है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल, यूनिफॉर्म, बीटा और गामा, ये थोड़ा आपको एडवांस लेवल का है। एडवांस लेवल के इन सारी चीजों को करने के लिए आपको मैं बुक सजेस्ट करूंगी। गुजराती की बुक आती है इकोनोमेट्रिक्स की, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, दामोदर गुजराती की बुक आती है लेकिन वो बुक इंग्लिश मीडियम में आती है, बट बहुत अच्छी बुक है। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो दामोदर गुजराती की बुक, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इकोनोमेट्रिक्स के लिए गुजराती, दामोदर गुजराती। ठीक है, तो नागर की बुक और दामोदर गुजराती की बुक, इन दोनों बुक से आप इसको पूरा कर सकते हैं। फिर आ जाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आप यहाँ पर आपके सिलेबस में काई स्क्वायर टेस्ट से शुरू किया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट इसके पहले सैम्पलिंग पढ़ना जरूरी होता है ना। इकोनोमेट्रिक्स को शुरू करने के पहले प्रतिचयन क्या है, समग्र क्या है, बेसिक से शुरू कीजिए। ठीक है, बेसिक से शुरू करके समग्र किसको कहते हैं, प्रतिचयन क्या है, कितने प्रकार का है, ये सब करने के बाद फिर हम टेस्टिंग पर आते हैं। टेस्टिंग में 1 टेल और 2 टेल टेस्ट किस तरीके से लगाते हैं, किन किन चीजों पर अप्लाई करते हैं। फिर टेस्टिंग में काई स्क्वायर, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, और इसमें आगे भी पढ़ना होता है, अनोवा टेस्टिंग भी होती है। अब देखो यहाँ तक तो आपको सिंपल इकोनोमेट्रिक्स दिया है, जहां तक काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट की बात है। उसके बाद आ जाता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट एनालिसिस आपको सिंपल बुक से नहीं चलेगा, नागर की बुक से नहीं चलेगा, उसके लिए आपको दामोदर गुजराती की बुक को प्रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपली हम क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ मल्टीवेरिएट है। और होटलिंग टी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज। तो ये एडवांस लेवल का इकोनोमेट्रिक्स है। इसको पढ़ने के लिए आपको दामोदर गुजराती की बुक को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आ जाते हैं थियरी ऑफ एस्टिमेशन। थियरी ऑफ एस्टिमेशन में भाई पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है ना, इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है, और इसमें लीस्ट स्क्वायर, न्यूनतम वर्ग, किस तरीके से इसको हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें इसमें। तो ये सभी चीजें आपको एक बुक में नहीं मिलेंगी, 2-3 बुक्स इसमें आपको लेनी पड़ेंगी। सिंपल सांख्यिकी के लिए नागर की बुक से काम चल जाएगा आपका। सिंपल इकोनोमेट्रिक्स की बुक के लिए दामोदर गुजराती की बुक में आपको ये सारे पोर्शन मिल जाते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें कुछ पोर्शंस जो है एडवांस लेवल के हैं, जैसे न्यूमैन पर्सन लेमा, 2 टेल टेस्ट बेस्ड ऑन स्मॉल एंड लार्ज सैंपल, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको कवर हो जाएंगे गुजराती की बुक से। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, एक तो पैरामीट्रिक टेस्ट आता है स्टूडेंट, प्राचल परीक्षण, दूसरा अप्राचलीय परीक्षण, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट को हम कहते हैं ना कि अप्राचलीय टेस्ट है, तो उसी तरीके से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम साइन, मीडियन और कोलमोगोराव स्मिर्नोव 1 सैंपल टेस्ट, बहुत ही एडवांस लेवल का इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना है स्टूडेंट। इसकी मैं बैच शुरू करूंगी एडवांस इकोनोमेट्रिक्स की, बिकॉज दिस इज माय स्पेशलाइजेशन। तो अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो टाइमली आप लोग अपना मैसेज कर देना, क्योंकि एडवांस इकोनोमेट्रिक्स की अगर अच्छी बैच होगी तभी मैं इसको शुरू करूंगी, क्योंकि इसमें काफी मेहनत चाहिए और इसमें बहुत, जितना आपको समझने में मेहनत लगेगी मुझे समझाने में भी मेहनत लगेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे। सैम्पलिंग आप डिफरेंट एग्जाम्स में सिंपल वाला सैम्पलिंग पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में से क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया, रैंडम और नॉन रैंडम में हम पढ़ते हैं, बट इसमें थोड़ा और आपको एडवांस पढ़ना है। इफिशिएंसी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ठीक है, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या है, ये आपको डिटेल में करना है। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये भी आपका एडवांस इकोनोमेट्रिक्स है। एनोवा टेस्ट, सिंपल हम एनोवा टेस्ट पढ़ते हैं, इसमें एनोवा टेस्ट 2 वे क्लासिफाइड डाटा के साथ है।
ठीक है। और इसके साथ ही साथ लैटिन स्क्वायर डिजाइन है, सेकेंड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, स्प्लिट प्लॉट एंड स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन है। तो ये सारे आपको एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के पोर्शंस में आ जाते हैं। फिर देखो आगे पीछे करके दिया है, ये सिंपल सांख्यिकी है, टाइम सीरीज एनालिसिस और इंडेक्स नंबर, ये सारे आपको मिल जाएंगे नागर की बुक में। सांख्यिकी के मूल तत्व, क्योंकि ये सिंपल वाला है, इसमें कुछ भी नहीं है। वाइटल स्टैट में देखो ये आपको इंडियन स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सा मिलता है, मेजर ऑफ मोर्टेलिटी, लॉ ऑफ मोर्टेलिटी, ये सारी चीजें आपको जाननी है। इसमें 2 लॉ भी पढ़ना है आपको, किंग्स मेथड और ये पढ़ना है मेकहम्स लॉ। ये सारी चीजें, ये सारे आपको एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के अंतर्गत आ जाएंगे। स्टैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये मैं कहती हूँ कि ये सबको पढ़वाना चाहिए। सांख्यिकी से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन है, तो भाई मंत्रालय कौन है, तो मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये एसओ की पोस्ट है तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी जरूरी है। सीएसओ और एनएसओ उसी के अंतर्गत आ जाएंगे, मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएंगे, मिलके काम करते हैं, है ना, मर्जर कर दिया गया है। नेशनल इनकम के पूरे आंकड़े डिटेल में आपको करने हैं। फिर आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही डिटेल में दिया है, ये भी आपको कंज्यूमर बिहेवियर। उसके साथ ही साथ आपको सीधे दे दिया गया है मार्केट। तो देखिए मार्केट पढ़ने के लिए पूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकार हो या अल्पाधिकार हो, जब तक आप लागत वक्र पर कमांड नहीं रखेंगे, जब तक आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को नहीं जानेंगे, सीधे हम मार्केट को नहीं पढ़ते, है ना। मार्केट को पढ़ने के पहले उसके जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं, कंजम्पशन का चैप्टर, प्रोडक्शन का चैप्टर, लागत का चैप्टर, इन सब चैप्टर्स को दिया हुआ नहीं है, लेकिन आई विल एडवाइस कि उसको पूरा पढ़ लीजिए, माइक्रो को छोड़ के बिल्कुल मत पढ़िएगा। इसके साथ ही यहाँ पर सिर्फ पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशन दिया है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का केवल एक टॉपिक दिया है, बट आई विल अगेन सजेस्ट कि इसमें पूरा पढ़ लेना, थियरी ऑफ सेकंड बेस्ट भी पढ़ लेना, बर्गसन का मॉडल भी पढ़ लेना और एरो का असंभाव्यता का थियरम भी पढ़ लेना, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम पर ज्यादा ध्यान दिया है और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को इसमें मिक्स कर दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ज्यादा पोर्शन आपको नहीं है, कोई थियरम पढ़ने को नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय आय पढ़नी है, राष्ट्रीय आय के साथ साथ उपभोग फलन और निवेश फलन, ठीक है। और सीधे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स पर आ गए हैं, मुद्रा की पूर्ति, है ना, हाई पावर्ड मनी, सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक। तो ये पोर्शन काफी बड़ा है, यहाँ पर देखने में आपको 3-4 लाइन लग रही होंगी, लेकिन ये सिलेबस काफी बड़ा है। मैक्रो एंड मॉनेटरी का मिक्स सिलेबस है। पब्लिक फाइनेंस, जिससे आजकल बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, आरपीएससी जितने भी एग्जाम ले रहा है उसमें प्राइवेट गुड क्या है, पब्लिक गुड क्या है, मेरिट गुड क्या है, इन सभी से सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छी बुक में, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के हो तो एसएन लाल की बुक बहुत अच्छी है। उसमें आपको पब्लिक गुड, मेरिट गुड, मार्केट फेलियर, ये सब बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। और इंग्लिश मीडियम के अगर आप हो तो लेखी की बुक आप जरूर देखें, ठीक है, लेखी की बुक और एसएन लाल की बुक, उसमें ये सारे चैप्टर्स बहुत ही डिटेल में दिए हुए हैं। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी आपका चैप्टर काफी बैलेंस है, ज्यादा इसमें थियरीज आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। देखो ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मतलब कि विदेशी व्यापार नीति, अभी जो वर्तमान विदेशी व्यापार नीति है उसको जरूर कर लीजिए। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, आयात और निर्यात, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, किन चीजों का आयात, किन चीजों का निर्यात ज्यादा हुआ है। कोविड-19 के समय में सरकार के द्वारा वो कौन सी वस्तुएं हैं जिन्होंने आयात और निर्यात को संभाल करके रखा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा रहा या बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रहा, हमारा सबसे अच्छा फॉरेन ट्रेड का पार्टनर कौन है। ये सारी चीजें आरपीएससी के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें पूछे जा रहे हैं, तो उस तरीके से इसको पढ़ना है। इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको कोई भी मॉडल नहीं पढ़ना, जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो वगैरह कुछ नहीं दिया है। सिंपल गरीबी पढ़ना है, आय की असमानता, मानव विकास सूचकांक और संधारित विकास, बहुत ही छोटा सिलेबस है डेवलपमेंट का। उसके बाद आ जाए इंडियन इकोनॉमी पर, तो इंडियन इकोनॉमी को पूरा पढ़ लीजिए स्टूडेंट, पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लिखा है एग्रीकल्चर रिफॉर्म। तो मेरे अनुसार आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा इसमें करंट अफेयर पर ध्यान दिया जाएगा। एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर करना नहीं भूलिएगा, जैसे फार्म बिल,
फार्म बिल आया, उसके पर्टिकुलर्स पढ़ लीजिएगा, एमएसपी से रिलेटेड चीजें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म सारे पढ़ लेंगे। रीसेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को पढ़ने के पहले इंडस्ट्री का पूरा बैकग्राउंड पढ़ लीजिए। तो इंडियन इकोनॉमी में आई विल सजेस्ट कि कुछ भी आप छोड़ के नहीं पढ़ना, सिलेबस में पूरा स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन सवाल आ जाते हैं। गवर्नमेंट की बेरोजगारी को और गरीबी को हटाने के जो जो योजनाएं अभी तक बनाई गई है, खासकर कोविड-19 के दौरान सरकार ने जो जो काम किए हैं, उन सभी को आप इसमें जरूर पढ़ना। इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, एलपीजी मॉडल हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नीति आयोग, और देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अभी आरपीएससी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें इससे सवाल आ रहा है ना, 2-3 सवाल इससे आए हैं। कोविड-19 एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी को करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे उठाइए और इकोनॉमिक सर्वे के जो भी लेटेस्ट आंकड़े हैं उन सभी को आप कर जाइए। तो इंडियन इकोनॉमी में ज्यादातर ध्यान आप आर्थिक सर्वेक्षण और बजट पे रखिएगा। इसके बाद एलजेब्रा आ जाता है। एलजेब्रा में आपको देखो मैट्रिसेस भी है, इसमें रूट पढ़ना है, कोएफिशिएंट पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको 10+2 लेवल का एलजेब्रा के बुक से चल जाएगा। कैलकुलस थोड़ा सा एडवांस है स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी कैलकुलस का पार्ट है। एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल। तो कैलकुलस का बहुत ही बड़ा पोर्शन दिया है। यूजीसी नेट में इसको हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करके पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एडवांस लेवल दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में आपको इंडियन इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल, माइक्रो और मैक्रो, ये 5 पोर्शंस पढ़ने हैं। डेवलपमेंट में बहुत ही थोड़ा सा आपका चैप्टर दिया है और खासकर आपको सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स, इसका, और खासकर मैं बोलूंगी इकोनोमेट्रिक्स का एडवांस लेवल है। तो इस तरीके से आप तैयारी करें स्टूडेंट। 2-3 बुक मैंने आपको बताया, इनफैक्ट 4 बुक पर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको सांख्यिकी के लिए बताया, नागर की बुक ले लीजिए। नागर की बुक में सांख्यिकी के मूल तत्व तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इकोनोमेट्रिक्स में दामोदर गुजराती की बुक आती है, क्योंकि आपको एडवांस इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना है। इकोनोमेट्रिक्स सिंपल वाला नहीं है, काफी टफ चैप्टर्स हैं इसमें, तो दामोदर गुजराती की बुक आपको काफी हैंडी रहेगी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए आप इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को, इकोनॉमिक सर्वे ऑनलाइन खोलिए और एक दिन का टारगेट रखिए कि आज अगर मुझे एग्रीकल्चर का नोट्स बनाना है तो एग्रीकल्चर के आंकड़ों को आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन पढ़िए, है ना। सिर्फ आप उसमें कि भाई आंकड़े क्या दिए हुए हैं वैसे नहीं, उसको रीड कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे 4-5 पेज रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और अपना नोट्स खुद से तैयार करो। 11th आवर में किसी रेडीमेड बुक को पढ़ करके आंकड़ों को बिल्कुल मत रटिएगा, काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ना है और बजट से पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट मेरे द्वारा इकोनोमेट्रिक्स की क्लासेस शुरू होंगी, क्योंकि इसमें एडवांस इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना है एंड दिस इज माय स्पेशल पेपर। तो अगर आप लोगों को मेरे से सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स की तैयारी, स्पेशली सांख्यिकी और इकोनोमेट्रिक्स की तैयारी करनी है तो टाइमली एडमिशन ले लीजिए। बैचेस मैं शुरू करूंगी स्टूडेंट, बैचेस शुरू हो जाएंगी 20 तारीख से, 20 अक्टूबर से ये बैचेस मैं शुरू करूंगी। और इसमें एडमिशन के लिए मैंने अपना नंबर आपको बता दिया है 7891851566, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपका सिलेबस है एंड सजेस्टेड बुक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।